दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। 2025 में रिलीज हुई ये धमाकेदार फिल्म सस्पेंस और एक्शन से भरपूर है, जिसे देखकर आप लोगों को काफी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में भविष्य में 2089 का वक्त दिखाया जाता है, जब परमाणु युद्ध की वजह से दुनिया तबाह हो चुकी होती है। ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। रेडिएशन फैलने की वजह से धरती के ऊपरी हिस्से पर रहना असंभव हो जाता है, इसलिए जिंदा बच गए थोड़े बहुत इंसान धरती के नीचे रेडलैंड नाम की एक अलग दुनिया बसाते हैं और कीड़ों की तरह वहीं रहने को मजबूर हो जाते हैं। इसी भूमिगत रेडलैंड के अंदर चल रही एक ट्रेन में बैठा सिक्योरिटी गार्ड्स का कमांडर वांग एक सिक्योरिटी गार्ड टोनी से कहता है, ये तुम्हारा पहला मिशन है, पर तुम नर्वस मत हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। विनाश के बाद हम इंसानों के अलावा कू नाम की एक जनजाति ने भी इस रेडलैंड को अपना आवास बना लिया था। वो लोग कुछ ऐसे खतरनाक शिकारी जीवों को कंट्रोल करते हैं जो यहाँ रेडलैंड में जिंदा बचे इंसानों के लिए खतरा हैं। वैसे तो हमने कू जनजाति के ज्यादातर लोगों को मार दिया है और जो बाकी बचे हैं उन्हीं को खत्म करने के लिए हम यहाँ इस मिशन पर आए हैं। ये सब बताने के बाद कमांडर वांग सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ट्रेन से नीचे उतरता है। उनका चीफ माओ गैजेट पर इस जगह की लोकेशन दिखाकर कमांडर वांग से कहता है, जानकारी के अनुसार कू जनजाति के बचे हुए लोग यहीं कहीं छिपे हो सकते हैं, पर उनके साथ शिकारी जीव भी होंगे, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। तो अब चीफ माओ के आदेश अनुसार कमांडर वांग सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम के साथ आगे बढ़ता है। यहीं से थोड़ी दूरी पर कू समुदाय के बचे हुए लोग अपनी परंपरा के अनुसार कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। इसी दौरान कमांडर माओ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंचकर कू समुदाय के इन लोगों पर गोलियों की बौछार कर देता है। तो बचने के लिए वो लोग इधर से उधर भागते हैं, पर उस अंडरग्राउंड ट्रैक पर पहले से ही मौजूद बाकी के गार्ड्स उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें भागने नहीं देते। कू समुदाय के लोगों के पास कोई बंदूक या आधुनिक हथियार नहीं होते, इसलिए बचाव में वो लोग चाकू और गड़ासे से सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करते हैं, पर बंदूक की गोली और आधुनिक हथियारों के आगे उनके हमले नाकाफी होते हैं, जिससे कि कू समुदाय के इन बचे कुछ लोगों में से भी अधिकतर लोग मारे जाते हैं। हालांकि इसी दौरान पास की एक टनल से निकलकर शिकारी जीव कमांडर वांग और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स पर धावा बोल देते हैं। अब बचने के लिए कमांडर वांग और गार्ड टोनी उन जीवों पर गोलियां चलाकर उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शिकारी जीव वांग तक पहुंचकर उसे घायल कर देता है। तो टोनी वांग को संभालने लगता है। शिकारी जीव को अपनी ओर बढ़ता देखकर वांग टोनी से वहां से भाग जाने के लिए कहता है। इस पर टोनी कहता है, आप सिर्फ मेरे कमांडर ही नहीं हैं, आप मेरे संरक्षक भी हैं। आपने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, फिर ऐसी हालत में मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तक शिकारी जीव उन्हें दबोचने के लिए उनकी ओर छलांग लगा देता है। ये देखकर वांग टोनी को बचाने के लिए उसे किनारे ढकेल देता है, पर वो खुद जीव के चंगुल में फंस जाता है। जमीन पर पड़ा टोनी वांग को जीव से लड़ते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और किसी तरह वहां से भागकर गवर्नर के पास जाता है और उन्हें उस घटना के बारे में बताता है। गवर्नर का सिक्योरिटी चीफ माओ भी वहां मौजूद होता है। गवर्नर टोनी से कहता है, हमें चीफ के जरिए वहां हुई घटना के बारे में पता चला है और हमें कमांडर वांग के मारे जाने का भी दुख है। इस पर टोनी कहता है, मुझे हैरानी इस बात की है कि कू समुदाय के लोग भी शिकारी जीवों से लड़ रहे थे, जबकि हम लोगों को तो ये बताया गया था कि कू समुदाय के लोग ही उन जीवों को कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर चीफ माओ कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, उन शिकारी जीवों को कू समुदाय के लोग ही कंट्रोल करते हैं, पर अच्छी बात यह है कि हमारे ऑपरेशन में कू समुदाय के ज्यादातर लोग अब मारे जा चुके हैं। इसके बाद टोनी यहाँ से रेडलैंड के अंदर बने एक बड़े ब्लैक मार्केट में जाता है और वहाँ से आगे बढ़कर ब्लैक मार्केट की मालकिन शिशी के ऑफिस में जाता है। शिशी उससे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। टोनी कहता है, मैं यहाँ कमांडर का बॉक्स लेने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बॉक्स ब्लैक मार्केट की शिशी के पास से ले आना। ये सुनकर शिशी चौंक कर उससे पूछती है, क्या हुआ वांग को। टोनी कहता है, कू समुदाय के खिलाफ मिशन में वो शिकारी जानवर द्वारा मारे गए। मेरा दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था। उन्होंने ही मुझे गोद लेकर मेरा पालन पोषण किया और ट्रेनिंग देकर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाया। वांग के मरने की खबर से शिशी भी दुखी हो जाती है। हालांकि फिर वो वांग का बॉक्स टोनी को दे देती है और टोनी वो बॉक्स लेकर अपने कमरे पर आ जाता है। वहाँ बॉक्स से वो उस कैमरे को निकालता है जिसके बारे में मिशन के दौरान वांग ने उससे कहा था कि उस वीडियो रिकॉर्डर में उसे वो सब पता चल जाएगा जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा होता, तो टोनी उसे वापस शिशी के पास ले जाता है। उसे देखकर शिशी उससे कहती है, ऐसे वीडियो रिकॉर्डर पहले बनते थे, इसलिए इसका खराब ट्रांसमीटर बनाया तो नहीं जा सकता, पर इसे बदला जरूर जा सकता है। धरती की सतह पर एंट्री गेट 7 के ऊपर एक पुरानी दुकान है,
उस दुकान में तुम्हें इसका ट्रांसमीटर मिल सकता है जिससे कि तुम इसके अंदर की वीडियो को देख पाओगे। ये सुनकर टोनी उससे कहता है रेडिएशन की वजह से धरती की सतह पर जाने से रोक है, ऐसे में मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। शिशी कहती है रेडिएशन से बचने के लिए तुम ये एंटी रेडिएशन सूट पहन सकते हो, पर जैसा कि तुम जानते हो जमीन के नीचे बसे इस रेडलैंड के अलग अलग भाग पर अलग अलग लोगों का शासन और कानून है। जिस भाग में तुम हो वहाँ गवर्नर का शासन है और वहाँ के कानून के अनुसार सतह पर जाने वाले को मौत की सजा दी जाती है, इसलिए तुम्हें बहुत ही संभल कर सतह पर जाना होगा। ये जानने के बाद टोनी अपने दोस्त बॉब के साथ 7 नंबर ट्रैक पर जाता है। अब क्योंकि टोनी खुद एक सिक्योरिटी गार्ड होता है इसलिए वहाँ का गार्ड उस पर शक तो नहीं करता, पर वो उससे पूछता है तुम धरती की सतह की ओर जाने वाले चैम्बर में क्यों जा रहे हो। टोनी कहता है यूं ही सामान्य सिक्योरिटी जांच के लिए। ये कहकर टोनी बॉब के साथ एक बोगी में बैठकर उस चैम्बर में जाता है जहाँ से धरती के सतह पर जाने का रास्ता होता है। जिस दौरान ये लोग सुरंग में आगे बढ़ रहे होते हैं उसी दौरान उन्हें एक डरी सहमी लड़की मिलती है जो उनसे कहती है क्या तुम लोग रेडलैंड से आ रहे हो। टोनी कहता है हाँ हम रेडलैंड से हैं। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम जिनी है, क्या तुम लोग मुझे रेडलैंड ले चल सकते हो। टोनी कहता है नहीं, क्योंकि फिलहाल तो हम लोग सतह पर कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। इस पर लड़की कहती है मैं फाटक पर तुम लोगों के लौटने का इंतजार करूंगी ताकि तुम्हारे साथ रेडलैंड चल सकूं, अभी मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो बॉब कहता है ठीक है। फिर ये तीनों वहां से आगे बढ़कर उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां से धरती की सतह तक जाने का 7वां मेन होल होता है। अब क्योंकि सिर्फ टोनी ने ही एंटी रेडिएशन सूट पहना हुआ होता है इसलिए वो बॉब और उस लड़की को वहीं रुकने को कहकर खुद धरती के सतह पर जाता है और वहां उस पुरानी दुकान को ढूंढने लगता है। उसे दुकान दिख भी जाती है, पर उसी वक्त उस दुकान का शटर तोड़कर एक शिकारी जीव बाहर आता है और टोनी पर हमला करने लगता है। अचानक से हुए इस हमले से टोनी हकबका जाता है। दूसरी ओर चैम्बर में जिनी के कान फड़कने लगते हैं जिससे कि उसे आसपास किसी शिकारी जीव के होने का एहसास हो जाता है। इधर टोनी शिकारी जीव से बचने की कोशिश में एक कार के अंदर छिप जाता है, पर शिकारी जीव उस कार में ठोकर मारकर पहले तो उसका शीशा तोड़ देता है और फिर खिड़की के अंदर मुंह डालकर टोनी को बाहर खींचने लगता है। डरा हुआ टोनी बचने के लिए आगे की सीट पर भागता है, लेकिन शिकारी जीव कार का गेट तोड़ देता है। हालांकि अब इससे पहले कि वो टोनी को कोई नुकसान पहुंचा पाता, एंटी रेडिएशन सूट पहनी हुई जिनी वहां आ जाती है और शिकारी जीव पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसे बेजान कर देती है। खतरा टल जाने पर टोनी कार से बाहर आता है और जिनी से कहता है मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी तेज चाकू चलाती हो, खैर पहले मैं वो ले लूं जो मैं यहाँ लेने आया था। ये कहकर टोनी उसके साथ पुरानी दुकान के अंदर जाता है और वहाँ ट्रांसमीटर ढूंढकर उसे अपने बैग में रख लेता है। उधर उस शिकारी जीव के मरने पर बाकी के शिकारी जीव सूंघकर उसे मारने वाले को ढूंढते हुए दुकान के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर टोनी और जिनी छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी जीव सूंघते हुए उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। तो शिकारी जीवों का ध्यान बटाने के लिए जिनी जमीन पर पड़ा हुआ एक सामान दूसरी ओर फेंकती है और जैसे ही शिकारी जीव उस तरफ दौड़ते हैं वो खुद टोनी के साथ तेजी से भागते हुए दुकान से बाहर आ जाती है। हालांकि कई सारे शिकारी जीव इन दोनों के पीछे लगे होते हैं, पर गनीमत ये होती है कि दोनों उछलते कूदते हुए एक बैरिकेड के पार चले जाते हैं, पर शिकारी जीव वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार बचने का कोई और रास्ता न देखकर टोनी जिनी को पकड़कर एक केबल पर झूलते हुए नीचे के चैम्बर में घुसने में कामयाब रहता है। वहाँ बॉब टोनी से कहता है ये लड़की तो बहुत तेज निकली, अगर ये वहाँ ना जाती तो शायद अब तक तुम मारे जाते। इसके बाद ये दोनों जिनी को बोगी में छिपाकर अपने साथ रेडलैंड के अंदर ले आते हैं। वहाँ टोनी उसे अपने कमरे पर ले जाता है। कमरे में एक जार में रखी हुई तितली को देखकर जिनी उससे पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिली। टोनी कहता है तुम्हें तो पता है, परमाणु युद्ध के बाद से हम लोग धरती के नीचे रेडलैंड में रहते हैं। लंबा वक्त हो गया है हमें खुला आसमान या हरियाली देखे हुए, बस मुझे ये एक खास किस्म की तितली जिंदा मिल गई थी तो मैंने इसे रख लिया। इसके बाद जिनी को वहीं रुकने को कहकर टोनी ब्लैक मार्केट की मालकिन शिशी के पास जाता है और दुकान से लाया हुआ ट्रांसमीटर और कैमरा देकर उससे कहता है उम्मीद है कि इससे तुम वॉन्ग का वीडियो रिकॉर्डर सही कर दोगी। शिशी कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद कमरे पर वापस आकर जिनी और बॉब के साथ खाना खाते वक्त टोनी कहता है कल रात हमारे गवर्नर हर साल की तरह इस साल भी पूर्णमासी का त्योहार मनाएंगे। जिनी कहती है पर बिना चांद देखे वो त्योहार कैसे मनाएंगे। तो टोनी कहता है भले ही अब सतह पर जाकर चांद नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी गवर्नर इस त्योहार को धूमधाम से मनाता है। मैं भी वहाँ गार्ड की ड्यूटी पर रहूंगा, हालांकि तुम यहीं रहना और यहाँ से बाहर मत जाना। जिनी कहती है ठीक है। फिर बॉब के वहाँ से जाने के बाद टोनी जिनी से काफी देर तक बातें करता है जिससे
उसे जिनी से लगाव हो जाता है। हालांकि जिनी उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, पर फिर भी टोनी उसके करीब आ जाता है। अगली सुबह जब जिनी सो रही होती है, तभी टोनी त्योहार मनाने वाली जगह पर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के लिए चला जाता है। वहाँ गवर्नर और चीफ कार्यक्रम के उद्घाटन का डांस देख रहे होते हैं। इसके बाद गवर्नर वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, भले ही हम इंसान अब धरती के नीचे रहते हैं, पर हम अपनी संस्कृति और त्योहार मनाना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ खुलकर जश्न मनाइए। गवर्नर के भाषण के बाद त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। इसी दौरान नकली बाल और आंखों पर चश्मा लगाकर एक लड़की गवर्नर के पास आती है और फिर अचानक से चाकू निकालकर उन पर हमला कर देती है। हालांकि गवर्नर का चीफ इस हमले को नाकाम कर देता है और उस लड़की को पकड़ने के लिए उससे भिड़ जाता है। तो अब इस हमलावर लड़की को पकड़ने के लिए गार्ड टोनी भी सक्रिय हो जाता है। इस दौरान जब वो करीब से उस लड़की को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो हमलावर लड़की जिनी होती है। पर अब क्योंकि टोनी ड्यूटी पर होता है और गवर्नर ही सबका हेड होता है, इसलिए वो जिनी को पकड़ने लगता है। हालांकि जिनी बड़ी ही फुर्ती से उछलकर गवर्नर का गला पकड़ लेती है और टोनी उसके सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर चीफ टोनी से उस हमलावर लड़की को मारने के लिए कहता है, पर टोनी जिनी को गोली नहीं मारना चाहता और वहाँ किसी को ये पता भी नहीं होता कि जिनी उसकी जान पहचान की है। हालांकि गवर्नर की जान भी बचानी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी टोनी जिनी के कंधे पर गोली मारता है, जिससे कि गवर्नर जिनी के पकड़ से छूट जाता है और मौका देखकर सिक्योरिटी गार्ड जिनी को पकड़ लेते हैं। जिनी के पकड़े जाने पर गवर्नर उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिनी कहती है, मैं कू समुदाय से हूँ। तुमने मेरे माँ बाप और पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। गवर्नर कहता है, कू समुदाय वाले आधे इंसान और आधे जानवर थे। उन्हें इंसानों और जानवरों के डीएनए मिलाकर बनाया गया था, इसलिए उनका मरना जरूरी था। अगर उनकी आने वाली पीढ़ी और बढ़ती तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती थी। इसके बाद गवर्नर गार्ड से जिनी को जेल में डालकर उससे सख्ती से पूछताछ करने के लिए कहता है। वहाँ खड़ा टोनी हैरानी से ये सब देख रहा होता है। यहाँ से ले जाकर जिनी को कैद खाने में जंजीरों से बांध दिया जाता है, जहाँ चीफ जिनी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है। अब क्योंकि जिनी भी पूरी इंसान नहीं होती और उसके शरीर में भी जानवरों का डीएनए होता है, इसलिए चीफ के टॉर्चर करने पर उसके शरीर पर जानवरों वाले चिन्ह उभर आते हैं। वहाँ चीफ उससे उसकी योजना और उसके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन जिनी उसे कुछ भी नहीं बताती। इससे नाराज होकर चीफ पहले तो जिनी के कंधे पर एक इंजेक्शन घुसाता है और फिर उसके हाथों पर उभरी हुई चमड़ी को उधेड़ने लगता है, जिससे कि जिनी की चीखें निकल जाती हैं। अगले सीन में ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे पर पहुंच चुके टोनी को दिखाया जाता है। बॉब उससे कहता है, जिनी सुबह से ही गायब है। तो टोनी उसे समारोह में हुई घटना के बारे में बताता है और कहता है, उसने हमसे झूठ बोला और गवर्नर को मारने की कोशिश की, इसलिए गवर्नर ने उसे जेल में डलवा दिया है। बॉब कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये देखो मुझे क्या मिला। इसे वैज्ञानिक ली ने शिकारी जीवों को आकर्षित करने के लिए बनाया था। मुझे ये उसी बॉक्स में मिला जो तुम यहाँ लाए थे। और याद करो, ऐसे ही एक गैजेट का टुकड़ा हमें वहाँ मिला था जहाँ मिशन के दौरान शिकारी जीवों ने हमला किया था। ये सब सुनकर टोनी सोच में पड़ जाता है और बॉब से कहता है, इसका मतलब ये है मिशन के दौरान शिकारी जीवों ने टीम पर अपने आप ही हमला नहीं किया था और कू समुदाय के लोग भी उन जीवों से लड़ रहे थे। इससे ये भी साफ हो जाता है कि कू समुदाय के लोग उन जीवों को कंट्रोल नहीं करते। इन सारी घटनाओं का सच जानने के लिए मुझे जिनी से बात करनी होगी। बॉब कहता है, ठीक है। तो अब टोनी जेल के गार्ड से कहता है, मुझे उस हमलावर लड़की से बात करनी है। गार्ड उसका दोस्त होता है, इसलिए वो उसे अंदर तो जाने देता है, पर उसे ये भी हिदायत देता है कि जल्दी बाहर आना, नहीं तो अगर चीफ यहाँ आ गए तो उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अंदर जाने पर टोनी जब जिनी को इतने बुरे हाल में देखता है तो उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे साथ ये सब करेंगे, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिनी कहती है, सच ये है कि मैं कू समुदाय से नहीं हूँ, बल्कि मैं वैज्ञानिक ली की बेटी हूँ, जिन्होंने इंसानों और जानवरों का डीएनए मिलाकर कू नाम की एक नई जनजाति बनाई थी। गवर्नर को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे माँ बाप और परिवार को टॉर्चर करके रेडलैंड से बाहर कर दिया और वो लोग भूख प्यास से तड़प कर मारे गए। हालांकि मैं किसी तरह जिंदा बच गई थी, पर अगर गवर्नर को पता चलता कि मैं ली की बेटी हूँ तो सब गड़बड़ हो जाती, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं कू समुदाय से हूँ। ये सुनकर टोनी कहता है, मेरे पिता ने इस रेड लैंड को बसाया था और मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता वैज्ञानिक ली ने उनकी हत्या कर दी थी। जिनी कहती है, नहीं, उन्हें गवर्नर और उनके लोगों ने मारा, क्योंकि मेरी माँ ने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता भी इंसानों की जीन्स में परिवर्तन करके उन्हें ताकतवर बनाने के समर्थक थे। इसके आगे मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर तुम्हारे पिता के मरने के बाद गवर्नर ने सत्ता हथिया ली और तुम्हारे पिता के मरने का आरोप मेरे पिता और कू समुदाय के लोगों पर लगाकर उन्हें खत्म कर दिया। ये सुनकर टोनी सोच में पड़ जाता है। उधर जेल के बाहर बॉब से बात कर रहे गार्ड को सिक्योरिटी इंचार्ज की आवाज सुनाई देती है, तो वो टोनी को बुलाने के लिए जल्दी से बॉब को जेल के अंदर भेजता है। फिर कुछ ही मिनट में शराब के नशे में इंचार्ज वहाँ आता है और जेल के अंदर जाकर वहाँ बंधी हुई जिनी को छेड़ने लगता है। ये देखकर वहाँ छिपा हुआ टोनी इंचार्ज पर हमला करके उसे पीटने लगता है, पर इंचार्ज पलटवार करता है और टोनी को नीचे पटक कर उसके ऊपर
ऊपर चढ़ जाता है। टोनी को खतरे में पड़ा देखकर बॉब इंचार्ज के सिर पर पीछे से डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। तो अब टोनी जल्दी से उठकर जिनी के बंधन खोलकर उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही जिनी इंचार्ज का गला काट देती है। ये देखकर टोनी उससे कहता है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। तो जिनी वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद जब टोनी बॉब के साथ बाहर आता है तो जेल का गार्ड घबराकर उससे पूछता है कि वो लड़की कैसे भाग गई और इंचार्ज कहाँ है। टोनी और बॉब के पास उसे जवाब देने का ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए टोनी उसके कंधे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से अपने कमरे पर आ जाता है। रात में शिशी का एक आदमी टोनी के पास उसका वीडियो रिकॉर्डर लेकर आता है और कहता है शिशी ने इसे ठीक कर दिया है। उस आदमी के जाने के बाद टोनी उस वीडियो रिकॉर्डर को प्ले करता है जिसमें उसके पिता कहते हैं, आज 14 अगस्त 2072 है, मैं रेडलैंड का संस्थापक और गवर्नर हूँ। आज मैं डॉक्टर ली द्वारा बनाए गए उस इंजेक्शन का प्रयोग खुद पर करूंगा जिससे कि हम इंसानों का शरीर न सिर्फ जमीन के नीचे रहने लायक हो जाएगा बल्कि हमारा शरीर जानवरों जैसे मजबूत भी बन जाएगा। ये कहकर वो इंसानों के जीन में परिवर्तन करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं। 1 घंटे का वक्त गुजरता है और फिर उनका गला घुटने लगता है जिससे कि वो कुर्सी से नीचे गिरकर मर जाते हैं। इसके बाद वीडियो में कमांडर वोंग दिखाई पड़ता है जो कहता है, टोनी तुम हमेशा से अपने असली पिता के बारे में जानना चाहते थे ना। जब उन्होंने धरती के नीचे रेडलैंड बसाया तो इंसानों का शरीर धरती के नीचे रहने के काबिल नहीं था, ज्यादातर लोग मरने लगे, इसलिए तुम्हारे पिता ने डॉक्टर ली से ऐसे इंजेक्शन बनाने के लिए कहा जो इंसानों के शरीर को जानवरों जैसे जमीन के नीचे रहने के अनुकूल बना सके। कई सारे असफल प्रयोगों के बाद डॉक्टर ली का प्रयोग सफल रहा और उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जो इंसानों के शरीर में बदलाव करके उन्हें जमीन के नीचे रहने वाले जानवरों की क्षमता प्रदान कर सके। हालांकि वर्तमान का गवर्नर जो कि तब एक जूनियर अधिकारी था, उसने तुम्हारे पिता और डॉक्टर ली के इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। वो नहीं चाहता था कि इंसानों के शरीर में किसी तरह का कोई बदलाव किया जाए, इसलिए उसने जानबूझकर उस इंजेक्शन में जहर मिला दिया जो तुम्हारे पिता ने सबके सामने खुद को लगाया था। तो उनके मरते ही वो खुद गवर्नर बन गया और उसने तुम्हारे पिता की मौत का सारा इल्जाम कू समुदाय तथा डॉक्टर ली पर लगाकर उन्हें खत्म करवा दिया। वीडियो में ये सब देखने के बाद जैसे ही टोनी टीवी बंद करता है तभी चीफ माओ वहाँ का टोनी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में रेडलैंड का ब्लैक मार्केट दिखाया जाता है जहाँ शिशी अपने लोगों से कहती है, तैयार रहो, चीफ पिछली बार कैमरा मांगने अकेले आया था पर हमने वो उसे नहीं दिया। जल्दी ही वो गवर्नर के कहने पर ब्लैक मार्केट को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, इसलिए जंग के लिए मोर्चा संभाल लो। दूसरी ओर रेडलैंड के एक मंच पर टोनी को बांधकर टांगा गया होता है। मंच पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा गवर्नर नीचे खड़े लोगों से कहता है, इसने कु समुदाय के लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ मुझे मारने की कोशिश की बल्कि आप सबकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कु समुदाय के लोग शुद्ध इंसान नहीं हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर गद्दारी करने के जुर्म में आज इसे फांसी दी जाएगी। जनता भी गवर्नर के समर्थन में नारे लगाती है, लेकिन फिर इससे पहले कि गवर्नर के आदेश पर गार्ड्स टोनी को फांसी दे पाते, जिनी वहां आकर मंच पर खड़े गार्ड्स पर हमला कर देती है और कुछ गार्ड्स को मारते हुए गवर्नर के गर्दन पर चाकू लगा देती है और चीफ से कहती है, जल्दी टोनी को आजाद करो नहीं तो मैं गवर्नर को मार दूंगी। ये देखकर चीफ इशारा करके एक गार्ड से टोनी का बंधन काटने के लिए कहता है। गार्ड द्वारा टोनी को आजाद किए जाने के बाद टोनी मंच पर आता है पर चीफ चालाकी दिखाकर उसे पकड़ लेता है और जिनी से उसके बदले गवर्नर को छोड़ने के लिए कहता है। टोनी को बचाने के लिए जिनी गवर्नर को छोड़ देती है। हालांकि अब तक वहाँ खड़े शिशी के आदमी भी सक्रिय हो जाते हैं और मंच पर खड़े गवर्नर और उसके गार्ड्स पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ये देखकर गार्ड्स भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कि जिनी और शिशी के लोग गवर्नर के लोगों को पूरी ताकत से मार रहे होते हैं। इस लड़ाई के दौरान ही वहाँ मास्क पहनकर खड़ा हुआ एक आदमी एक अजीब सी आवाज निकालता है जिससे कि मान से निकलकर वहाँ कई सारे शिकारी जीव आ जाते हैं और गवर्नर तथा उसके गार्ड्स को बुरी तरह नोचने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वो शिकारी जीव बाकी किसी को नहीं मारते। इतने सारे शिकारी जीवों को देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। इस दौरान चीफ गवर्नर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक शिकारी जीव अपनी पूंछ घुसाकर चीफ को मार डालता है। चीफ के मरते ही नकाब वाला इंसान अपना नकाब उतारता है। उसे देखकर गवर्नर हैरान होकर उससे कहता है, कमांडर वोंग तुम तो जिंदा हो। वोंग कहता है हाँ। ये कहकर वो गवर्नर का गला पकड़ लेता है और टोनी से कहता है, इसे मार डालो, इसी ने तुम्हारे पिता को मारा था। हालांकि टोनी उसकी जान लेने में हिचकिचा रहा होता है। उसे हिचकिचाते हुए देखकर जिनी गवर्नर के पेट में चाकू घुसा देती है। फिर टोनी के पूछने पर वोंग उससे कहता है, जब शिकारी जीव मुझे घसीटकर अपनी मान में ले गए थे तब मैं जिंदा था पर वहाँ मौजूद केमिकल और गैस से मेरे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए जिससे कि मैं इन जीवों से न सिर्फ बात कर सकता हूँ बल्कि इन्हें कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वोंग में हुए इस अजीब से परिवर्तन को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डरे हुए होते हैं। ये भांपकर वोंग उन सबसे कहता है, अब से मैं तुम लोगों का नया गवर्नर हूँ। हम यहाँ इन जीवों के साथ रेडलैंड में आराम से रहेंगे। उसकी बात सुनकर टोनी उससे कहता है, पर हमारा लक्ष्य तो धरती के ऊपर रहना है, तो तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वोंग गुस्से से भड़कते
हुए कहता है, तुम लोगों को मेरा आदेश मानकर यहीं रेडलैंड में रहना होगा और जो भी मेरा विरोध करेगा उसे शिकारी जीव निगल जाएंगे। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है और प्रोजेक्टर पर एक वीडियो दिखाकर सबसे कहता है, इस वोंग ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की थी क्योंकि टोनी के पिता को मारने में ये भी गवर्नर के साथ मिला हुआ था। ये सारा प्लान इस वोंग का ही था। जब ये सब घटनाएं घटी उस वक्त मैं प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक था और मैं इसके सारे राज जानता हूँ। इसने सारी योजना रेडलैंड पर शासन करने के लिए बनाई है। अपना राज खुल जाने से वोंग बुरी तरह भड़क जाता है और आवाज निकालकर 2 जीवों से वैज्ञानिक को मरवा डालता है। वोंग का सच जानकर टोनी और बाकी लोग उसका विरोध करने लगते हैं तो वोंग उन सबको खत्म करने के लिए उनके पीछे शिकारी जीवों को छोड़ देता है। टोनी और उसके साथी इन जीवों से लड़ने की कोशिश भी करते हैं पर उन ताकतवर जीवों का वो लोग ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाते और आग जलाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि शिकारी जीव इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। भागते भागते टोनी और उसके साथी उस चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं जहां से ऊपर धरती की सतह तक जाने का रास्ता होता है। अब क्योंकि वो खूंखार जानवर भी इनके पीछे लगे होते हैं इसलिए शिशी का एक साथी स्टैंड गन से उन जीवों पर गोलियों की बौछार कर देता है और बाकी लोगों से जल्दी से यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। हालांकि गोलियों के दम पर वो भी ज्यादा देर तक उन शिकारी जीवों को नहीं रोक पाता। ये देखकर शिशी एक केबिन में जीवों को आकर्षित करने वाला गैजेट लगाकर बैठ जाती है। इससे सारे जीव उसकी केबिन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसी दौरान मौका देखकर टोनी और बाकी लोग तो धरती की सतह पर चले जाते हैं पर शिशी जीवों से घिरे केबिन को ब्लास्ट कर देती है जिससे कि वो सभी जीव मारे जाते हैं। इधर बाहर आकर ये सभी लोग फिर से जीवन की शुरुआत करते हैं और अब क्योंकि रेडिएशन का असर काफी हद तक खत्म हो चुका होता है इसलिए लोगों के प्रयास से दुनिया फिर से हरी भरी हो जाती है और इस तरह फैंटेसी थ्रिलर मूवी ही खत्म हो जाती है।